एपिसोड 107। अद्वैत सोफे पर बैठा था। उसे थोड़ी देर पहले कही हुई गुंजन की एक एक बात याद आ रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है। अदिति को देख वो टूट जाता है। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। अदिति अद्वैत के पास जाकर बैठती है। जो गम, गुस्सा, आंसू अद्वैत ने संभाल के रखे थे, वो अदिति के सामने आते ही अद्वैत अपने जज्बात खोल कर रख देता है। अदिति भी इस तरह अद्वैत को देखकर टूट चुकी थी। वो अद्वैत की पीठ को सहलाती है। अद्वैत कस के अदिति को पकड़ लेता है। अदिति अद्वैत की पीठ सहला रही थी, पर उसकी हिम्मत कुछ भी बोलने की नहीं हो रही थी। अद्वैत अपनी आंख बंद करके अपनी भारी आवाज में कहता है, किसी की बेटी को अपने बाप के साथ ऐसा करना हो तो भगवान उस पिता को बेटी ही ना दे। कहकर अद्वैत चुप हो जाता है। अदिति धीरे धीरे अद्वैत से अलग होकर उसे देखते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हुकुम, अगर बेटी गुण। बोलते हुए अदिति चुप हो जाती है और फिर कहती है, पर बेटी अस्मिता बाई सा और हमारी तरफ भी हो सकती है ना। हमने भी तो आपसे अपने बाबा सा की खातिर शादी की थी, अपने परिवार के लिए, और अस्मिता बाई सा भी तो वही कर रही हैं। उसकी बात सुनकर अद्वैत को होश आता है। वो अदिति का हाथ छोड़कर हैरान होकर कहता है, अस्मिता बाई सा कहाँ है? अदिति कहती है, ऊपर कमरे में। अद्वैत तुरंत वहां से खड़ा होकर कमरे की ओर जाने लगता है। अदिति भी उसके पीछे चल देती है। कमरे में इस वक्त गीता जी, भैरवी जी, दादी जी, दादा सा, काका सा, कमल जी, देवेंद्र और अस्मिता थे। गीता जी बेसुध होकर नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उन्हें गुंजन के बारे में सुनकर इतना बड़ा सदमा लगा था कि उनके आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे। भैरवी जी आंख में आंसू लाए नीचे बैठकर उन्हें संभाल रही थी। वहीं दादी सा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। दादा सा अपनी छड़ी को कसकर पकड़े हुए थे। उनके माथे पर हाथ था और वो बोले, क्या दिन दिखा दिया इस छोरी ने। अब हम क्या कहेंगे सब बाहर मेहमानों को। कमल जी वहीं खड़े थे। उनकी नजरें भी नीचे थी। वो अपने बाबा सा के आगे आकर खड़े हुए और बोले, हमें माफ कर दीजिए बाबा साहब, हमारी संतान की वजह से इतने सालों में हमारे परिवार में जो नहीं हुआ वो हमारी ही बेटी ने कर दिया। कहकर कमल जी अपनी नजरें झुका लेते हैं। उनकी आंखें हल्की लाल हो जाती है और वो अपने हाथ जोड़े हुए थे। दादा सा ने भी अभी अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था। जो फूल सी बच्ची उनके सामने खेली कूदी, उनके साथ रही, जो उनके पैर दबाती थी, आज वही बच्ची ऐसा कदम उठा सकती है उन्हें मालूम नहीं था। तभी देवेंद्र जी आगे आकर बोले, बाबा साहब अब हमें कुछ करना होगा। मुहूर्त निकलता जा रहा है, मेहमान अभी भी सब बाहर ही हैं, हम क्या कहेंगे उनसे? देवेंद्र जी की बात सुनकर दादा सा कहते हैं, हमें हाथ जोड़कर पूरी इज्जत के साथ उन्हें जाने के लिए कहना होगा और रतन साहब से भी माफी मांगनी होगी। उनकी ये बात सुनकर देवेंद्र जी बोले, क्या आपको नहीं लगता अगर मंडप से ही बारात वापस चली जाएगी तो कितनी बदनामी होगी उनकी और हमारी? आप भूलिए मत, हमारी एक और बेटी है। कोई समाज में ये बात सुन ले तो उसके लिए अच्छा रिश्ता आएगा ही नहीं, और ना ही अद्विक जी को कोई अपनी लड़की देगा। इस बात के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। कमल जी कहते हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे दूसरी दुल्हन? उनका सवाल सुनकर अस्मिता तुरंत कहती है, बाबा साहब। अस्मिता की आवाज सुन सब उसकी ओर देखते हैं। तभी अद्वैत और अदिति अंदर आते हैं। उन्हें देख के सब राहत की सांस लेते हैं। अद्वैत को देखकर अस्मिता उसके पास चली आती है और उसे कसकर गले लगाती है। अद्वैत भी अस्मिता को कसकर गले लगाता है। अद्वैत की आंखें इस वक्त बंद थी, वहीं अस्मिता की आंख आंसू से भरे हुए थे। देवेंद्र जी अद्वैत के आगे आने से पहले कुछ कह नहीं पाए। तभी दादा सा कहते हैं, क्या हुआ छोरी, क्या कह रही थी आप? ये सवाल सुन अस्मिता अद्वैत से अलग होती है और कहती है, हम करेंगे शादी। हम अपने बाबा सा और भाई सा की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। अस्मिता की बात सुनकर सभी हैरानी से देख रहे थे। तभी अद्वैत कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बेटी नहीं दे पाए उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी बेटी को उसकी जगह पर विदा करें। हम हमारी लाडो को कहीं नहीं जाने देंगे। उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसकी पढ़ाई बाकी है। अद्वैत की बात सुन कमल जी बोले, सही कह रहे हैं आप कुंवर, अभी तो हमारी कुंवर बाई सा छोटी है, पर छोटी होकर बड़ों जैसे बातें करती है। कितनी जिम्मेदार हो चुकी है। हम हर पल उन्हें बिगड़ा हुआ बच्चा समझते थे और उसे कहकर वो रुक जाते हैं। उनके मुंह से शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। फिर भी वो हिम्मत करके कहते हैं, जिसे हम अच्छा मानते थे, देखो उसी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई। हम जा रहे हैं, मेहमान को कह देंगे कि ये शादी नहीं होगी। गीता जी तो कुछ बोलने लायक ही नहीं थी। वो तो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अदिति उनके पास चली आती है और उन्हें संभालती है। तभी देवेंद्र जी बोले, भाई साहब एक बार सोच लीजिए, अगर इस शादी से हम इनकार करते हैं तो दोनों को आगे चलकर इसी समाज में शादी करते वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी। अद्विक जी को कोई लड़की नहीं देगा और हमारी अस्मिता को कोई लड़का नहीं देगा। और ये जो कह रहे हैं वो समाज का एक सत्य है। एक बेटी घर से भाग जाती है तो लोग इसी तरह की बातें करते हैं। उनके बाप को यही कहकर बुलाते हैं, अरे वो देखो, ये तो उसी लड़की का बाप है ना जो भाग गई थी। और ये बात इतना याद रखते हैं कि आगे चलकर उनके छोटे भाई बहन के लिए रिश्ता तय करते वक्त वो सब यही बात सोचते हैं कि कहीं उनकी दूसरी बेटी ऐसी निकली तो उनके बेटे का क्या होगा? आखिर उसकी सगी बहन ने ही तो ये सब किया है। हमें सोचना चाहिए कि आगे 3 और शादी करनी है भाई साहब। कमल जी ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। उन्हें भी ये बात सही लग रही थी। लोग ऐसा ही कहेंगे, उन्हें किसी के दुख में काम आए ना आए, पर मजाक उड़ाने में काम जरूर आते हैं। कमल जी एक नजर अपने बाबा साहब को देखते हैं। दादा साहब हाँ में सिर हिलाते हैं। कमल जी आगे बढ़कर अस्मिता के पास आ जाते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं। सब लोग हैरान थे, ये देखकर, खासकर अस्मिता। वो रोते हुए कहती है, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं बाबा साहब, प्लीज उठ जाइए ना, हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते। कमल जी अपनी पगड़ी निकालकर अस्मिता के हाथों में देते हुए कहते हैं, अब इस बाप की इज्जत आपके हाथों में है बेटा। कहकर वो अपनी आंखें बंद करके सिर झुका लेते हैं। अस्मिता उनके हाथों की पगड़ी लेकर उनके माथे पर पहनाते हुए कहती है, बाबा साहब कहकर उन्हें खड़ा करती है।
अस्मिता एक नज़र अपने बाबा सा को देखती है। वो आज तक बचपन से लेकर कभी भी अपने बाबा सा के गले नहीं लगी थी। कमल जी ने मर्यादा के चलते एक डिस्टेंस मेंटेन किया था। अस्मिता झिझकते हुए अपने बाबा सा के गले से लग जाती है। कमल जी की आंखें बंद हो जाती है। वो अस्मिता को अपने सीने से लगा लेते हैं। अद्वैत जेब में हाथ डाल लेता है। उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे मन ही मन गिल्टी फील हो रहा था कि कैसे उसने अदिति को शादी से पहले मना कर दिया था, और जब शादी हुई तो उसे अपनी पत्नी का अधिकार देने से भी मना कर दिया था। उस पर क्या बीती होगी। फिर चाहे अद्वैत ने उसे 15 दिन तो क्या 1 हफ्ते में ही अपना लिया हो। अद्वैत का दिल बार बार अदिति की अच्छाई पर आ जाता है। कमल जी अद्वैत की ओर देखते हैं। उनके लिए अद्वैत की राय जाननी भी जरूरी ही थी। आखिर अब से अद्वैत ही सारे डिसीजन लेता था। अद्वैत गहरी सांस लेकर अपने दिल पर पत्थर रख के हाँ कहता है। कमल जी अदिति को देखते हैं। अद्वैत भी उनकी ओर देखता है। अदिति गीता जी को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अद्वैत आगे बढ़कर अपनी माँ के पास आ जाता है। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 108। अस्मिता शादी के लिए हाँ कह देती है। वहीं गीता जी का हाल सही नहीं था। अद्वैत उनके पास आकर बैठ जाता है। अदिति भी उनके पास ही बैठी थी। अद्वैत उनके पास जाकर उन्हें खड़े होकर अपनी माँ सा की बाह पकड़ के कहता है, माँ सा होश में आइए, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। आपकी 2 और संतानें हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। अद्वैत की पुकार सुन गीता जी अपनी आंखों को हल्का सा मूव करती है और उस आकर बैठ जाता है। अदिति भी उनके पास ही बैठी थी। अद्वैत उनके पास जाकर उन्हें खड़े होकर अपनी माँ सा की बाह पकड़ के कहता है, माँ सा होश में आइए, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। आपकी 2 और संतानें हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। अद्वैत की पुकार सुन गीता जी अपनी आंखों को हल्का सा मूव करती है और उसे ही देखने लगती है। सब लोग गीता जी की तबीयत देखकर डर जाते हैं। अद्वैत जल्दी से अपनी माँ सा को पकड़कर वहीं पर बेड पर लेकर आता है और अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। दादा सा वहां से खड़े होकर कहते हैं, हम और देवेंद्र सा बाहर हैं, आप लोग आ जाइएगा और बड़ी बिन्नी का ख्याल रखना। कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं अदिति गीता के पास बैठी उनके पैरों को घिस रही थी। उसे यहाँ की भी चिंता थी और भाई उसकी भी चिंता थी। अदिति यहाँ से उठकर जा भी नहीं सकती थी। उसकी सास को उसकी जरूरत थी और अस्मिता अपनी माँ सा की हालत देखकर डर चुकी थी। वो गुस्से से अपने फोन में वीडियो शूट करती है और गुंजन के फोन में भेजते हुए कहती है, देखो देख लीजिए, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से आज हमारी माँ बेसुध है, हिल तक नहीं रही है। कहकर अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। अस्मिता भी दूसरी साइड बैठी थी और अपनी माँ सा के हाथ को सहला रही थी। गीता जी की आंखें खुली थी पर उनका शरीर बंद हो चुका था। करीब 10 मिनट में डॉक्टर वहां आ जाते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा था। मेहमान भी खाना खाकर हॉल में आकर बैठ रहे थे। डॉक्टर बेड पर बैठ जाते हैं और गीता जी को चेक करने लगते हैं। अदिति, कमल जी, अद्वैत, अस्मिता वहीं खड़े थे। डॉक्टर उन्हें चेक करके एक इंजेक्शन देते हैं जिससे गीता जी की पलकें हिलती हैं। डॉक्टर अपनी बैग बंद करते हुए कहते हैं, क्या इन्हें कोई सदमा लगा है? और आसपास देखते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? शादी का माहौल है और इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अद्वैत गहरी सांस लेता है और डॉक्टर क्योंकि फैमिली डॉक्टर थे इसलिए वो कहता है, गुंजन यहाँ नहीं है, आप समझ जाइए कि हम क्या कह रहे हैं। अद्वैत की बात डॉक्टर समझ जाते हैं। वे कहते हैं, आप परेशान मत होइए, गीता जी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। आप उन्हें पहले की अच्छी अच्छी बातें याद दिलाइए, उनसे बातें कीजिए और मैंने तो इंजेक्शन दे दिया है इसलिए उन्हें अब थोड़ी देर सोने दीजिए। अद्वैत कहता है, माँ सा ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर कहते हैं, बिल्कुल, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, होश आ जाएगा और कुछ ही दिनों में अच्छे से बोलने लगेंगी और घूमने भी लगेंगी। अद्वैत अपनी जेब में से केस की फीस निकाल कर देता है। गीता जी की आंखें अब बंद थी। अदिति उनके माथे पर अपना सिर रख के उन्हें प्यार करने लगती है। अद्वैत और कमल जी भी वहीं खड़े थे। उन्हें रतन सा के आने का इंतजार था। अद्वैत वहां से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। उसका मन बार बार विचलित हो रहा था। वहीं दूसरी ओर रतन सा और मीला जी और अद्विक तीनों कमरे में थे। रतन सा अद्विक के कंधे पर हाथ रख के कहता है, हमें आपको कुछ बताना है। अद्विक हाँ कहकर कहता है, हाँ बोलो ना बाबा साहब, क्या बात है? रतन सा नीचे देखकर कहते हैं, हम आपसे जो बात कहने जा रहे हैं शायद वो सुनकर आप गुस्सा हो जाए, पर हमारा यकीन कीजिए, ये परिवार ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है। अद्विक उनकी बात सुनकर कहता है, हमें पता है बाबा साहब, पर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए तो हमने आपकी लाडो सा को इस घर में भेजा, और जब हमें यकीन ही नहीं होता तो हम अपनी लाडो को इस घर में क्यों भेजते? अद्विक उनकी बात सुनकर कहता है। रतन साहब कहते हैं, वादा कीजिए गुस्सा करके इस परिवार को आप कुछ नहीं कहेंगे और ना ही किसी पर गुस्सा करेंगे। रतन सा की बात सुनकर अद्विक को अब टेंशन होने लगी थी। वो तुरंत कहता है, हमारी लाडो को किसी ने कुछ कहा तो बताइए, हम उन्हें समझाते हैं। कहकर गुस्से से वो वहां से जाने को होता है। रतन सा अद्वैत को रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है, पर तुम्हें बताना था कि गुंजन बेटी भाग गई है किसी और के साथ, और कुछ ही मिनट पहले शादी की है उन्होंने। हम उन्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे। रतन सा की बात सुनकर अद्विक हैरानी से रतन सा की ओर देखता है, क्योंकि बड़े घर की लड़कियां कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। वो सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचती है। रतन सा अद्विक के हाथों को अपनी हथेली में लेते हुए कहते हैं, क्या आप अस्मिता से शादी करने के लिए तैयार हैं? अस्मिता की बात सुन अद्विक बस एक टक अपने बाबा सा को देखने लग जाता है। उनकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी कि वो कैसी बातें कर रहे हैं। उन्हें किसी और के बदले किसी और से शादी नहीं करनी थी। रतन सा बोले, पहले हमारी बात सुन लीजिए फिर अपना जवाब दीजिएगा। कहकर अद्विक को वो कुछ कुछ बातें बताते हैं। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 109।
अद्विक को सारी सच्चाई पता चलती है, जिससे वो काफी गुस्से में होता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। आखिर एक राजपूत इतना बड़ा अपमान कैसे सह सकता है? ये तो उसके मुंह पर एक तमाचा था। अद्विक बेहद गुस्से में कहता है, जब उसे हमसे शादी ही नहीं करनी थी तो उन्होंने हाँ ही क्यों कहा? दोनों परिवार की इज्जत को नीलाम किया, आखिर क्यों? कहकर वो वहां रखा फ्लावर वाश तोड़ देता है। उर्मिला जी आगे आकर कहती है, अद्विक बेटा गुस्सा मत कीजिए, देखिए बेटी का घर है, कुछ भी ऐसा मत कीजिए बेटा। अद्विक पूरे गुस्से से कहता है, बेटी का घर है तो क्या? हम भी तो उनकी बेटी को लक्ष्मी बनाकर लेकर आने वाले थे और पूरे सम्मान से लेकर जा रहे थे, पर उनकी बेटी ने क्या किया? हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। रतन सा कहते हैं, दोनों परिवार की इज्जत को कुछ ना हो इसीलिए उनकी दूसरी बेटी को वो लोग दे रहे हैं। वो बच्ची तैयार है शादी के लिए, तो आप क्यों नहीं है? अद्विक अपने बाबा साहब को टेढ़ा सिर करके देखता है और कहता है, वो बच्ची है अभी। उर्मिला जी अद्विक को पकड़ के कहती है, हमें पता है आप उन्हें पसंद करते थे, पर क्या कर सकते हैं, नियति में जो लिखा है वही होता है बेटा। शायद नियति में आपका उस बच्ची से मिलन ही ना हो। अद्विक अपनी माँ को देखकर कहता है, प्यार? हमने कब कहा कि हमें उनसे प्यार है? हमें वो सिर्फ पसंद थी, क्योंकि हमें जैसी लड़की चाहिए थी वो वैसी ही थी। वो उनका हमारी तरह शांत रहना, समझदार, मैच्योर, उनकी सादगी, उनके बोलने का तरीका सब कुछ परफेक्ट था। और हमें एक ऐसी ही लड़की अपने जीवन में चाहिए थी जो कम बोले और हमें हमारा काम करने दे और खुद को संभाल सके। लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते। अद्विक की बात सुनकर रतन सा कहते हैं, आखिर क्यों? अगर एक बाप अपनी फूल सी बच्ची को हमें दे सकते हैं, वो अपनी बेटी को, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना अपने बाबा साहब की इज्जत के लिए शादी कर रही है, तो आप हमारा मान रखने के लिए क्यों नहीं कर सकती ये शादी? अद्विक कहता है, वैसे भी हमें शादी करनी ही नहीं थी। अगर गुंजन की जगह कोई और लड़की होती तो हम मना कर देते, पर आपकी और माँ सा की इच्छा थी, इसीलिए हमने ये शादी के लिए हाँ कहा। वरना हम अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत खुश हैं और हम उसी दुनिया में खुश हैं। हमें कोई और जिम्मेदारी नहीं चाहिए। रतन सा कहते हैं, एक पत्नी जिम्मेदारी नहीं होती, वो एक जीवन साथी होती है। उन्हें प्यार करना एक पति का हक है और हमसे प्यार लेना उनका हक है बेटा। अद्विक रतन सा की तरफ पीट करके कहता है, हमने आज तक आप सबकी बात मानी है, पर यह शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी रह जाएगी दोनों तरफ से, क्योंकि इस शादी की नींव ही बाबा साहब की इज्जत बचाने के लिए हो रही है। और अभी वो एक बच्ची है, नादान है, अभी वो इतनी मैच्योर भी नहीं हुई है। रतन सा कहते हैं, वो मैच्योर नहीं हुई? उनके बाबा साहब का एक आंसू उनके सामने गिरा तो वो इस शादी को करने के लिए मजबूर हो गई। वो सामने ही बैठी थी, ना उन्होंने किसी को कुछ कहा था, बल्कि वो खुद से अपनी बाबा साहब की इज्जत, या ये कहें कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए बैठी थी। जो लड़की दोनों परिवार का इतना भला सोच सकती है, वो लड़की जब जिम्मेदार होगी तो अपने परिवार के लिए कितना कुछ करेगी, ये सोचिए। अद्विक कहता है, हम उनके खिलाफ नहीं है, सबका खुद का व्यक्तित्व होता है, पर अभी सिर्फ वो 19 साल की है और हम 27 साल के हैं, और उनके उम्र में काफी फासला है। हम नहीं चाहते 19-20 साल की लड़की इस उम्र में शादी करे, इस तरह के भार को संभाले। हमने लाडो यानी अदिति के वक्त भी आपसे बात की थी कि जल्दबाजी ना करे, अभी वो सिर्फ 20 साल की है। अब आप खुद कितने तड़प रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। एक लड़की की शादी होती है ना तो वो बिजी हो जाती है अपने नए परिवार में, और उन्हें तो खुद के बाबा साहब माँ साहब से बात करने के लिए भी समय नहीं मिलता, हफ्ते बीत जाते हैं, और मिलना तो दूर की बात है। फ्री भी हो तो ससुराल वाले उन्हें जाने नहीं देते, ये कह के कि वहाँ क्यों जाना है, क्या काम है, यही रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। हम क्या कहना चाहते हैं आप समझ रहे हैं ना? रतन सा कहते हैं, ठीक है, अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम नीचे जा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो नीचे आ जाइएगा, वरना हम कमल जी और उस बच्ची से हाथ जोड़कर माफी मांगकर बारात वापस ले जाएंगे। पर आपके इस एक फैसले से एक बच्ची की जिंदगी बच सकती है, क्योंकि जिस घर की बेटी भागी है उसकी छोटी बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं करेगा, वो पूरी जिंदगी कुंवारी रहे। इससे अच्छा है कि आप ही उनके बंधन में बन जाए। कहकर रतन साहब वहाँ से कमरे से बाहर चले जाते हैं। उर्मिला जी प्यार से अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा वो छोटी है आपसे तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी उम्र से भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम किया है, एक बार उन्हें मौका देकर देखिए। एक माँ का दिल कहता है इस रिश्ते में इतनी गहराई आएगी कि एक दूसरे के बिना आप दोनों रह ही नहीं पाएंगे। शायद आपकी किस्मत में भोले बाबा ने अस्मिता का मिलन लिखा हुआ है, उनके इस आशीर्वाद को ठुकराइए मत। कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। अद्वैत दरवाजे पर खड़ा था, उसके हाथ उसकी जेब में थे। वहीं हॉल में सब मेहमान मौजूद थे। अस्मिता मंडप में बैठी थी, उसने अपने सिर पर घूंघट लिया था, उसकी आंखें नम हो जाती है। अस्मिता को डर लग रहा था कि वो शादी तो कर रही है, पर क्या अद्विक इस जिम्मेदारी को मानेगा? यही सब बातें वो सोच रही थी। वहीं कमल जी और रतन जी दोनों पास पास खड़े थे। कमल जी रतन जी के कंधे पर हाथ रख के धीरे से कहते हैं, आपको उन पर प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उनकी ना होगी फिर भी हमें मंजूर है, क्योंकि सिक्का हमारा ही खोटा था। रतन जी कुछ नहीं कह पाते, वो उम्मीद से ऊपर देख रहे थे। वहीं अदिति लॉबी से होते हुए अद्वैत को ढूंढ रही थी, उसे अद्वैत कहीं नहीं मिल रहा था। अदिति परेशान थी, वो कहती है, आप कहाँ हैं हुकुम? कहीं आप भाई साहब के पास तो नहीं चले गए? क्या करूं मैं, भाई साहब पक्का इस वक्त गुस्से में होंगे। हुकुम अपनी बहन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। कहकर वो अपनी उंगलियां उलझाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। वो अभी बिना कुछ कहे अदिति के साथ नीचे चला जाता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। 110। अस्मिता मंडप में बैठी थी। सभी मेहमान अब आपस में बातें करने लगे थे। उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहले दुल्हन गायब थी और अब फिर दूल्हा गायब हो चुका था। सब यही सोच रहे थे। पंडित जी घड़ी देखकर कहते हैं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है यजमान, अभी तक मंडप में कुंवर आए क्यों नहीं है? पंडित जी की बात सुनकर रतन सा कहते हैं, पंडित जी आते ही होंगे। कहकर रतन जी आदि को देखते हैं।
आदि वहां से ऊपर की ओर चला जाता है। वहीं अदिति लॉबी में चल रही थी और खुद से ही बातें किए जा रही थी। उसे अद्विक और अद्वैत की चिंता हो रही थी। अदिति जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आती है और सामने देखकर हैरान हो जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और आंखों में आंखें डाल उन्हें एक दूसरे को ही देख रहे थे। अद्वैत की आंखें लाल थी, जो शायद नमी के कारण लाल हो गई थी। उसे अपनी शादी का पहले दिन याद आ रहा था। अगर अद्विक भी उसकी तरह ही करेगा तो उसकी फूल जैसी बहन का क्या होगा। अदिति तो फिर भी स्ट्रांग थी, अस्मिता अंदर से काफी सॉफ्ट थी, जिसका दिल जल्दी टूट जाता था। अद्वैत अद्विक की आंखों को देखकर कहता है, पता है आप काफी गुस्सा हैं, आपका दिल भी टूटा होगा, आपको हम पर भी गुस्सा आ रहा होगा, पर यह गुस्सा हमारी छोटी पर मत निकालना। अद्विक कुछ नहीं कहता और पीठ करके खड़ा हो जाता है। अद्वैत गहरी सांसें लेता है। वो समझ सकता था अद्विक की बात, पर जो कुछ उसने अदिति के साथ किया वो अस्मिता के साथ होते हुए नहीं देख सकता था। उसे अपनी गलती का एहसास है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो आंखें बंद करके कहता है, हम बस यही कहने आए थे कि हमारी बहन अच्छी है, हो सके तो उसे अपना लेना, नहीं तो उसका छोटा भाई जिंदा है, हम वापस लेकर आएंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे। कहकर अद्विक को देखता है, जो गुस्से से ही उसे देख रहा था। अद्वैत के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। तभी अदिति अद्वैत के पास आती है और अद्वैत की मुट्ठी खोलती है। अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति अपने भाई साहब को देखती है। अद्विक अदिति को देख अपना मुंह फेर लेता है, जो देख अदिति को बहुत बुरा लगता है। अदिति आंखों में आंसू लाए कहती है, भाई साहब। अद्विक बिल्कुल भी उसके सामने नहीं देखता। अदिति थोड़ा आगे आकर अद्विक का हाथ पकड़कर कहती है। वैसे ही अद्विक उसका हाथ झटक देता है और अदिति को देख गुस्से से कहता है, दूर रहिए हमसे। सबसे बड़ा धोखा तो हमारी बहन ने ही दिया है। जब आपको पता है वो लड़की नहीं अपने कमरे में, तो आप अस्मिता को कैसे लेकर आ सकती हैं? और एक बार बताना हमें जरूरी तक नहीं समझा। और आपको क्या लगा हम कुछ समझे नहीं? जब अस्मिता हमारे बगल में बैठी थी तभी हम समझ चुके थे कि वो गुंजन नहीं अस्मिता है, पर हम शांत रहे। सबका ध्यान हम पर था। आप सबको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमने सब कुछ देख लिया था। घर के सभी मर्द घर से बाहर जा रहे हैं। वो आपकी नम आंखें, जमाई सा का गुस्से से बाहर जाना सब कुछ देख चुके थे। सिर्फ जिसकी शादी थी वही किसी और दुल्हन के साथ बैठा था। आपने धोखा किया है अपने भाई सा के साथ। हमने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, किसी भी हाल में नहीं। और आपने तो ससुराल में आते ही ससुराल वालों की तरफ हो गई, कभी अपने भाई सा के लिए विचार ही नहीं किया। अदिति का सर नीचे था। उसे अपनी गलती पता थी। जो भाई साहब उसे अपने पलकों पर बिठा के रखते थे, उसे शादी जैसे इतनी बड़ी रस्म के बारे में अदिति ने बताना भी नहीं चाहा। अदिति बोली, नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हम डर गए थे। घर में सिर्फ हमें और अस्मिता बाई साहब को ही सब कुछ पता था और सभी आदमी बाहर गए थे गुंजन बाई साहब को लेने के लिए। हम कैसे किसी को कुछ बताते? हमें ही सब कुछ संभालना था और किसी को पता न चले कि गुंजन बाई साहब भाग। कहकर अदिति चुप हो जाती है और रोने लगती है। अद्वैत उसके पास आता है और उसे थाम कर अपनी बाहों में ले लेता है। अद्विक का दिल पिघलने लगा था, क्योंकि वो जब भी अदिति को रोते हुए देखता उसके सीने में दर्द होने लगता। अद्वैत अद्विक के सामने गुस्से से देखकर कहता है, मानते हैं आप गुस्से में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मारी मरमण को कुछ भी बोलें। उसे डांटने का, बोलने का हक अब आपका नहीं रहा। अब वो हमारी हो चुकी है। आप अद्वैत प्रताप सिंह की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। कहकर वो गुस्से में देख रहा था। अदिति अद्वैत की तरफ देख अपनी लाल आंखों से कहती है, भाई साहब वो हमारे, उन्हें डांटने का पूरा हक है। अदिति का वाक्य पूरा होते होते रुक गया, क्योंकि अद्वैत गुस्से से उसे ही देख रहा था और ना में सिर हिला रहा था, मानो कह रहा हो कि आगे एक शब्द नहीं, आप सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। आप पर किसी और का हक नहीं, ना आपके भाई सा का, ना आपके बाबा सा का, और ना ही हमारे और आपके परिवार का। आप सिर्फ अद्वैत प्रताप की है, सिर्फ अद्वैत प्रताप की। अद्विक ये देखकर काफी हैरान था। उसकी बहन पल में अद्वैत की बात मान गई थी। आखिर 3-4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इनका रिश्ता इतना गहरा हो गया? अद्विक वहां से जाने लगता है। तभी अद्वैत उसे जाते हुए देखकर कहता है, अगर शादी के मंडप में जा रहे हैं तो हमारी एक बात याद रखिएगा, हमारी बहन को कोई तकलीफ हुई तो हम उसे वापस लेकर चले जाएंगे। कहकर वो अपनी नजरें फेर लेता है। अद्विक वहां गुस्से से दरवाजे को जोर से बंद करके चला जाता है। अब सिर्फ कमरे में अदिति और अद्वैत मौजूद थे। अदिति दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है। अदिति सीधा जाकर अद्वैत के सीने से लग जाती है। अदिति कुछ कहती या बोलती या करती, उससे पहले ही अद्वैत अदिति के होंठ पर अपने होंठ रखता है। अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो एक बार अद्वैत को पीछे पुश करने की कोशिश करती है, पर अद्वैत की पकड़ काफी मजबूत थी। वो खुद को अद्वैत की बाहों में रिलैक्स करती है। शायद दोनों को ही इसकी जरूरत थी। अदिति धीरे से अपनी बाहें अद्वैत के गले में डालती है और थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाती है। वहीं अद्वैत भी अपने हाथ अदिति की पीठ और कमर पर रखता है और उसे चूमने लगता है। आज अद्वैत की किस में कुछ अलग ही बात थी, जो अदिति साफ साफ महसूस कर रही थी। दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे को चूमते रहे। अदिति की सांसें फूलने लगी थी, जिसे देख अद्वैत उसे छोड़ देता है और उसके गाल पर अपने दोनों हाथ रखकर अपना माथा उसके माथे से लगा लेता है। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को छू रही थी। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अदिति धीरे से कहती है, हुकुम। अद्वैत के बदन में सनसनी दौड़ जाती है। वो धीरे से अदिति से अपना सिर अलग करके उसकी आंखों में देखने लगता है। अदिति भी उसकी आंखों में देखकर कहती है, आपकी ये हालत हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हम। अदिति की बात सुनकर अद्वैत कहता है, हम कोई और कारण से टूट चुके हैं। वो बात हमें अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है, हमें गिल्टी फील करा रही है। हम अंदर से टूट रहे हैं, हमारा दिल टूट रहा है। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ। कहकर अद्वैत अदिति को देखता है। वहीं अदिति अद्वैत को तकलीफ में देख सकती थी। उसकी आंखें साफ साफ सब कुछ कह रही थी। वो धीरे से अद्वैत के गाल पर अपना हाथ रख के कहती है,
जो हुआ उसे भूल जाइए और नीचे चलिए हुकुम। हमें नहीं पता भाई साहब क्या फैसला लेंगे। कहकर वो एक बार अद्वैत के हाथों को चूमती है। अद्वैत अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने मन में कहता है, सच, अगर इस दुनिया में कोई कोमल है तो वो एक स्त्री है। फिर वो एक स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, एक पत्नी हो या पुत्री हो, वो ममता से भरी होती है। वो अपने चाहने वाले को सब कुछ भुला के कैसे माफ कर देती है और कैसे इतना प्यार कर सकती है। आज वो सब कुछ अदिति के लिए फील कर रहा था। कोई भी मर्द ऐसी बातें कभी नहीं भूल सकता था और ना ही माफ कर सकता था। अदिति अद्वैत को खींचते हुए कहती है, आप क्या सोच रहे हैं, चलिए ना हमारे साथ। अदिति की आवाज सुनकर अद्वैत को होश आता है। वो अभी बिना कुछ कहे अदिति के साथ नीचे चला जाता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। अदिति अपनी आंखें खोलकर अद्वैत के सामने देखती है। गीता जी को दवाई दी गई थी पर उनकी हालत थोड़ी खराब थी। वो भैरवी जी के सहारे नीचे आती है क्योंकि